हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कोरिलेशन के एमसीक्यूज़ पे है एंड आज हमारा जो क्लास है वो बेसिकली पार्ट 4 है, जहां हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कोरिलेशन। अगर पहले 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ कोरिलेशन से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लास भी अपलोड किए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन व्हाट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। अब देखो ये डिपेंड करता है, अगर हम बात करें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स तो हमने पहले बताया है कि कोरिलेशन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ साइन से अफेक्ट होता है, किसकी, स्केल की। तो जब हम बात करें कि हमारा लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो सिंपली इससे तो मतलब है नहीं, y इज इक्वल टू एक्स ही होगा, बस इतना ध्यान रखना कि b के साइन से अफेक्ट होगा। तो अगर b ग्रेटर देन 0 है, बड़ा है 0 से मतलब नेगेटिव नहीं होगी, वैल्यू क्या आएगी आर एक्स वाई की पॉजिटिव आएगी, तो हम कह दें +1। और अगर b की वैल्यू लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, तो आर एक्स वाई सिंपली क्या हो जाएगा -1। क्लियर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि 1 तब आएगा जब b इज ग्रेटर देन 0 हो और -1 तब आएगा जब b इज लेस देन 0 हो। नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 0.6 देन द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज। अब देखो हमने नॉन डिटर्मिनेशन नहीं बताया, बट क्या हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताया है? हाँ, हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला बताया था सिंपली r²। और क्या मेरे पास r गिवन है? यस। तो हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर ले तो सिंपली मेरे पास क्या आएगा 0.36। अब क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया है तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन तो निकाल ही सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है सिंपली 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो 1 माइनस 0.36 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आएगी 0.64। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, u प्लस 5x इज इक्वल टू 6 एंड 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20 एंड द कोएफिशिएंट एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.58। देन व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v। अब देखो ये चीज़ तो हमने पहले भी क्लियर किया है कि जो हमारा कोएफिशिएंट आएगा xy का वही कोएफिशिएंट आने वाला है uv का। बस यहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि साइन क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव ही रहेगा या हो सकता है इसका आंसर नेगेटिव भी आ जाए। क्लियर। अब इस टॉपिक पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारा बनेगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी और एक इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई डी, वेयर a एंड c क्या है, ओरिजिन है, और b और d क्या है, स्केल है। ये सब हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है। एंड एट लास्ट हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आर एक्स वाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई मॉड डी आर यू वी। और हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन में आर एक्स वाई दिया है तो सिंपली हम क्या करेंगे, आर यू वी इज इक्वल टू मॉड डी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय डी आर एक्स वाई। क्लियर। अब अगर इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे कॉन्सेप्ट सेशन में कवर देख लेना। कॉन्सेप्ट सेशन में ये टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, बी और डी की वैल्यू। अब देखो इस इक्वेशन से ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -5x प्लस 6। अब इस x को हमें अलग करना है तो सिंपली क्या करो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर भी ले लो और दोनों को 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, अब ये -5 है तो -5 से डिवाइड करेंगे तो देखो -5x डिवाइडेड बाई -5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -5 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय -5। सिंपली क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 डिवाइडेड बाय -5 से डिवाइड कर दिया। ये कर सकते हैं और इसको करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमें b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखो इतना डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने सॉल्व किया था। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, 5 कट गया तो ये हो जाएगा x प्लस x। अब ये क्योंकि -5 है तो -6 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर। अब इसमें देखो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरीके से हम d की भी वैल्यू निकाल लेंगे। इससे d की वैल्यू आ जाएगी
यह आ जाएगी 7v इज इक्वल टू 3y माइनस 20, और हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 3y माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7, और हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू y माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 7/3। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया है। अब यहाँ d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था, b और d की वैल्यू, जो कि हमारे पास आ गई है। अब सिंपली हमारे पास r u v नहीं गिवन है, तो मॉड b मॉड d डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय r x y। क्या हमारे पास मॉड b दिया है? हाँ दिया है, -1/5, और हमारे पास मॉड d दिया है, हाँ दिया है 7/3, होल डिवाइडेड बाय -1/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3 मल्टीप्लाई बाय आर एक्स वाई कितना दिया है 0.58। क्लियर? ये मॉड ओपन करने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व करें 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3 डिवाइडेड बाय -1/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3 मल्टीप्लाई बाय 0.58। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ साइन क्या है, माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस एक्स्ट्रा साइन है। क्लियर? तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, -0.58। तो आर यू वी की वैल्यू कितनी होगी, -0.58, और हमने पहले ही बताया था कि आर यू वी का आंसर भी कितना आएगा, 0.58 ही आएगा। सिर्फ आपको क्या देखना है, साइन देखना है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, -0.58। इस टॉपिक में बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने बोला कि इसका भी हमने कॉन्सेप्ट सेशन डिस्कस किया हुआ है, तो अब वो कॉन्सेप्ट सेशन जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू is 3x plus 4u plus 7 is equal to 0 and the correlation coefficient between x and y is -0.6, then what is the correlation coefficient between u and y? अब देखो u and y के बीच में रिलेशन पूछा है, तो सिंपली क्या करेंगे, हमें x और y की वैल्यू तो पता ही है कि -0.6 है, तो नो डाउट हमारा आंसर अभी भी कितना आना है, आइदर 0.6 और -0.6। सिर्फ हमें क्या करना है, साइन कंसिडर करना है। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं, 4u इज इक्वल टू -3x -7, और हम कह सकते हैं -3x -7 डिवाइडेड बाय 4, u इज इक्वल टू x प्लस 7/3 डिवाइडेड बाय -4/3। अब देखो क्योंकि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या है, -4/3 है, तो नो डाउट अब देखो सिंपली आर यू वी जब निकालोगे तो ऊपर मॉड b रखोगे और नीचे क्या रखोगे, b मल्टीप्लाई बाय आर एक्स वाई। क्लियर? तो हमारे पास क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या दी है, माइनस दी है, और जब डिनोमिनेटर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉड जब ओपन होता है तो वैल्यू प्लस हो जाती है। इसका मतलब आर एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि बाकी तो हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नलीफाई हो जाती है। तो सिंपली अगर हमारे पास आर एक्स वाई की वैल्यू दी है -0.6, और हमने बताया कि इसको मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, -1 से करेंगे, तो हमारी आर यू वाई या आर यू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +0.6। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0.6। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, इतना लेंदी मेथड भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपली आपको पता है कि अगर आपका स्केल चाहे बी चाहे डी, अगर एक भी आपका नेगेटिव है, तो सिंपली क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आर एक्स वाई नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर? और बाकी हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया कि आंसर हमेशा सेम होता है। यहाँ आर एक्स वाई की जो वैल्यू दी है वही हमेशा आर यू वी की भी होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन। नेक्स्ट, इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 0.6 एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस इन रैंक्स इज 66, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप? सिंपली देखो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर गिवन है 66 डिवाइडेड बाय n गिवन नहीं है, और क्या क्वेश्चन में हमसे n मांग रहा है, यस। अब देखो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में ना, जब हमारे पास MCQs है, तो सबसे पहले क्या करो कि इसको इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा -0.4 माइनस करने के बाद इज इक्वल टू -396 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो, अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इन्हीं ऑप्शन में से एक आंसर रखो यहाँ पे, और
राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लो कि क्या हमारा आंसर 0.4 के इक्वल आ रहा है। जहाँ 0.4 के इक्वल आएगा n की वैल्यू सेम, n की वैल्यू वही होगी। क्लियर, मतलब करेक्ट आंसर आपका वही आएगा। तो सिंपली देखो मेरे पास क्या आया है, 0.4 इज इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। हम सबसे पहले 10 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 100 माइनस 199। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 0.4 के इक्वल आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0.4। अब देखो n आप 9 भी लेना, 8 भी लेना, 11 भी लेना, बट एग्जैक्ट 0.4 सिर्फ और सिर्फ किस केस में आएगा, जब आप n की वैल्यू 10 लोगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, A 10। नेक्स्ट, if the sum of squares of differences of ranks given by two judges A and B of 8 students is 21, what is the value of rank correlation coefficient? सब कुछ दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले पे एप्लीकेशन करना है, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक कितना दिया है, 21 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स है, 8, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 0.75। करेक्ट आंसर होगा C। अगर मान लो कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पोर्शन सॉल्व करेंगे और फिर 1 से माइनस करेंगे। नेक्स्ट, फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस द नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशंस वाज फाउंड टू बी 4। n गिवन है हमारे पास 10 and number of concurrent deviation that is C भी given है 4. What is the value of the coefficient of concurrent deviation, मतलब RC पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में देखो, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 10, तो क्या हम 10 लेने वाले हैं, ये बेसिकली कैपिटल N मान लो। n हमेशा क्या आएगा, एक कम, तो n हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम कंकरेंट डेविएशन की बात करें तो उसमें एक कम लेते हैं, तो इसमें 10 नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, 9। ये सब हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9 डिवाइडेड बाय 9। अब क्योंकि देखो अगर हम बात करें अंडर रूट की, तो क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करने पे माइनस आएगा, तो हम अंडर रूट में भी एक बार माइनस लेंगे और बाहर भी माइनस लेंगे। साइन ले रहे हैं सिंपली, ये हो जाएगा 1/9 और हम कह सकते हैं -1/3। तो करेक्ट आंसर होगा D -1/। नेक्स्ट, the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1/√3. If the number of concurrent deviation was found to be 6, then the value of p is, अगेन देखो हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे एप्लीकेशन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन दिया, दैट इज RC दिया है 1/√3 इज इक्वल टू अंडर रूट C कितना है 6, तो 12 माइनस n डिवाइडेड बाय n। अब देखो अगेन यहाँ हम यही कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हमें p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल N, और कैपिटल N बेसिकली क्या होता है, n+1, मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यूज़ किया है फॉर्मूले में, +1 जब हम करते हैं तब हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है। क्लियर। अब सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 12 माइनस n डिवाइडेड बाय n, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा n इज इक्वल टू 36 माइनस 3n, और हम कह सकते हैं 4n इज इक्वल टू 36 और n इज इक्वल टू 9। बट क्या n ओवरऑल जो हमसे p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मांगा है वो क्या 9 होगा, नहीं, p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, n है। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो p का हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n+1, तो n है 9 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A 10। नेक्स्ट, while computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of a company, the difference in rank for a year was taken 3 instead of 4। देखो गलती हमने क्या किया कि हमने जो डिफरेंस निकाला था, दैट इज D जो निकाला था, वो क्या लिया है 3, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस कितना था 4। What is a rectified rank correlation coefficient of 8 is known that the original value of rank correlation coefficient was 0.4। अब देखो हमारे पास ओरिजिनल दिया हुआ है 0.4, हमारे पास लास्ट 6 years मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है
तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम क्या करें, डी स्क्वायर निकाल लें। क्लियर, ये 0.4 हमारे पास हो गया। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कितना है 6, ब्रैकेट में 6 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 35। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 0.6 इज इक्वल टू माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 210। हम इसको इतना डिटेल में इसलिए सॉल्व करते हैं सो दैट आपको स्टेप वाइज समझ में आए। अगर आप बिना कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व करना चाहो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। माइनस माइनस डिडक्ट हो जाएगा और सिंपली क्या होगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 210 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा समेशन डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 21। क्लियर, अब देखो समेशन डी स्क्वायर कितना आया, 21। बट क्या ये करेक्ट समेशन डी स्क्वायर है, नो, ये इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर आया। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे कि करेक्टेड डी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर जो इनकरेक्ट है दैट इज 21 माइनस, हमने 3 डिफरेंस लिया था, हमने 3 को डिफरेंस लिया था तो हमने उसी का स्क्वायर किया होगा, तो उसको माइनस कर दो। और 4 का जो 4 जो डिफरेंस आया है वो एक्चुअल में हमारा डिफरेंस आना चाहिए, तो उसको ऐड कर दो उसके स्क्वायर को। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हम डी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हमारा करेक्टेड डी स्क्वायर होना कितना चाहिए था, 28, और हमने लिया कितना था, 21। तो अब क्या 28 की हेल्प से हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर इज 28 डिवाइडेड बाय एन, अभी भी कितना है 6, 36 माइनस 1। क्लियर, इसको जब हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2, दैट इज करेक्ट आंसर आएगा बी 0.2। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास प्रॉपर्ली किया ना तो आपको किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, 8 contestants in a musical contest were ranked by 2 judges A and B in the following manner। अब देखो यहाँ पे रैंक ऑलरेडी अलॉटेड है, रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी। तो सिंपली हम लोग क्या करें, सबसे पहला स्टेप है कि डी डिफरेंस निकाल लें, इन दोनों को माइनस करते चलो, ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 4 1 माइनस 3 1 0 1। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर निकालने का। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 1, 3 3 ज़ा 9 1 0 1। अब हमें फाइनली क्या चाहिए होता है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। इसका जब समेशन निकालेंगे तो आएगा 36। बस क्वेश्चन में तो हमें बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये हो जाएगा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर दैट इज 36 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 8, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.57। सिंपली क्या करना, पहले इसको सॉल्व करना फिर 1 से माइनस कर देना, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 0.57। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द फॉलोइंग मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसमें रैंक अलॉटेड नहीं है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसके लिए रैंक अलॉट करेंगे और रैंक अलॉट करने के बाद फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये मार्क्स इन फिजिक्स है तो इसको हम लोग क्या ले ले रहे हैं एक्स, और मार्क्स इन केमिस्ट्री को ले ले रहे हैं वाई। तो फिजिक्स में रैंक अलॉट करेंगे तो आर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा देख लेते हैं। अब देखो फिजिक्स को हम एक्स ले रहे हैं तो ये सिंपली वैल्यू कितनी दी है 25 30 46 30 55 80। और y की अगर बात करें दैट इज़ केमिस्ट्री की तो ये हो जाएगा 30 25 50 40 50 78। अब सिंपली क्या करो, x को रैंक अलॉट कर दो rx। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो पहली रैंक हो जाएगी 25 को, फिर सेकंड और थर्ड पे 30 है, तो सिंपली इसका हम क्या करेंगे सेकंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, मतलब सेकंड और थर्ड रैंक अलॉट हो गई। अब हम लोग फोर्थ रैंक इसको देंगे 46 को, फिर फिफ्थ रैंक, फिर सिक्स्थ रैंक। ऐसे ही y के लिए आर वाई निकाल लेते हैं, रैंक y असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहली रैंक आ जाएगी 25 को, सेकेंड रैंक आ जाएगी 30 को, फिर 40 को थर्ड रैंक, फोर्थ और फिफ्थ पे 50 है तो यह आ जाएगा 4.5 4.5, और लास्ट रैंक अलॉट होगी 78 को।
इस पे हमने डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इसलिए हम यहाँ पे बहुत टाइम नहीं ले रहे क्वेश्चन में। अब देखो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस 1 माइनस 2, इसका और इसका माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1, देन 1.5, देन -0.5, देन -0.5, 0.5, 0। अब डी स्क्वायर निकाल लो जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए। 2.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0। जब इसका टोटल करोगे तो आएगा 4, मतलब डी स्क्वायर कितना हो गया 4। फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट अब ये याद रखना कि क्योंकि यहाँ पे रैंक्स रिपीट हुई है तो हमने बताया था कि हम फैक्टर एडजस्टमेंट का फॉर्मूला यहाँ ऐड करेंगे। और देखो दोनों ही केसेस में रैंक कितनी बार रिपीट हुई है, 2 टाइम्स। तो हमने बताया था कि जो हम m दैट इज फैक्टर एडजस्टमेंट करते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स रैंक रिपीटेड। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 2 ही है, तो हर बार m हम क्या लेंगे, m1 लो या m2 लो, वो 2 ही आएगा। क्लियर? यहाँ पे हम सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं कि जो फर्स्ट फैक्टर एडजस्टमेंट होगा उसमें हो जाएगा m1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। तो m1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -1 डिवाइडेड बाय 12। और हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, और हम कह सकते हैं 0.5। ठीक, इसी तरीके से m2 भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। तो अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर आया था हमारा 4 प्लस पहला फैक्टर एडजस्टमेंट, फिर दूसरा फैक्टर एडजस्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी क्वेश्चन में 6 है, 6 स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करने पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.857। क्लियर? अगर मान लो टाई रैंक्स या एडजस्टमेंट फैक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे हमने डिटेल में इस पे डिस्कशन किया है। देखो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, 0.857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में ईयर दिया है, प्राइस दिया है और डिमांड दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, ईयर से कोई मतलब नहीं है, प्राइस को हम लोग क्या ले ले x और डिमांड को क्या ले ले y, और इसकी हेल्प से हम लोग c का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यही हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं। px हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो ब्लैंक रहेगा, फिर 35 से 38 हुआ तो ये ऐड हुआ, देन ऐड माइनस ऐड 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 ऐड। एंड डिमांड के केस में डी वाई अगर कैलकुलेट करें तो फर्स्ट तो ब्लैंक रहेगा, देन माइनस माइनस ऐड माइनस 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 माइनस। अब क्या करेंगे, पी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करके सी निकाल लो। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस। अब देखो एक भी साइन के अब प्लस है नहीं, इसका मतलब हमारा सी क्या हो गया, 0 हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, आर सी निकाल ले, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय सी दैट इज 0 माइनस हमारे पास कितना ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो हम यहाँ कितना लेंगे 7 डिवाइडेड बाय 7। क्यों? क्योंकि हम हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 1 से लेस कर देते हैं। क्लियर? अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0, देखो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंडर रूट की बात करें तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 7। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में भी माइनस लेंगे और बाहर भी माइनस लेंगे, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, -1। देखो हमारे पास गिवन ऑप्शन है a -1, तो करेक्ट आंसर होगा a -1। क्लियर? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 33 भी है। कंकरेंट डेविएशन से हमें कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए रखो। अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्लास देखा है तो बहुत ही ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और एग्जाम में एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका आंसर आएगा 0.8944 दैट इज सी। क्लियर? अगर मान लो फिर भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम इसको सॉल्व करके बता देंगे। बट सी जो आएगा इसमें वो आएगा 9। नेक्स्ट, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन कोवेरिएंस x y इक्वल्स। अब देखो सिंपली अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, नहीं, दैट इज इनके बीच में नो कोरिलेशन है। और अगर कोई कोरिलेशन ही नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉर 2 वेरिएबल्स x and y it is known that covariance xy is 8 r
is given 0.4 and variance of x is 16 and the sum of square of deviation of y from its mean is 250. The number of observations for this bivariate data is सिंपली देखो सबसे पहले हमारे पास r गिवन है और कोवेरियंस एक्स वाई गिवन है. इसका एक फॉर्मूला था ना अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ वाई. तो क्या इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वेरियंस ऑफ वाई निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं. सिंपली मेरे पास आर कितना दिया है बेटा 0.4 इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई कितना दिया 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स गिवन है 16 मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ वाई. इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. 4 टू 8 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.4 और सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आएगा 5. अब क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया 5. आगे कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वाई. ये क्या बोल रहा है? सम किसका? स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वाई. मतलब जब हम वाई से डेविएशन लेंगे उसका स्क्वायर फ्रॉम इट्स मीन इज 250. क्लियर? फिर से पढ़ो यहाँ पे कह रहा है सम किसका है? स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन से जब उसका डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है 250. अच्छा आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर दिस बाईवेरिएट डेटा इज. अब सिंपली देखो अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी डिटेल डिस्कशन किया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू है अंडर रूट समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि आई है 5 एंड इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 250 डिवाइडेड बाय एन. सिंपली हम क्या कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय एन और हम कह सकते हैं एन इज इक्वल टू 10. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी 10. नेक्स्ट इफ -1 इज लेस देन r इज लेस देन 0 देन द कोरिलेशन इज कॉल्ड अ. सिंपली देखो r -1 के बराबर नहीं है. अगर बराबर होता तो क्या आता? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. पर r की वैल्यू किसके बीच में लाई करी? -1 से 0. इसका मतलब ये हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट इफ द टू वेरिएबल्स x and y ऑफ अ बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हैव अ परफेक्ट कोरिलेशन दे मे बी कनेक्टेड बाय. अब परफेक्ट की अगर बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 की. दैट इज इक्वल टू 1 और इसको हम शो करते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट 8 contestants in a musical contest were ranked by 2 judges A and B in the following manner. अब देखो सिंपली यहाँ पे रैंक अलॉटेड है. आप पहले D निकाल लेना फिर D स्क्वायर निकाल लेना और उसके बाद RC दैट इज रैंक कोरिलेशन का कैलकुलेशन कर लेना. ये क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. एंड अगर किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सो दैट हम इसको सॉल्व करा सकें. हम इसका डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे एंड इनफैक्ट इसका डिटेल सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे भी जल्दी प्रोवाइड करा देंगे. नेक्स्ट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन pxy when covariance xy is given variance x is given variance y is given. सिंपली rxy हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं कोवेरियंस xy दैट इज 16.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8.25 मल्टीप्लाई बाय 33. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर मेरा कितना आएगा 1. तो करेक्ट आंसर होगा बी. आज का लास्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है. सिंपली हम क्वेश्चन रीड नहीं करें फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे. -16.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.97. क्लियर? दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी -0.97. सिंपल क्वेश्चन था. अब जितने भी क्वेश्चन देखो हमने कराए हैं आज की क्लास में 20 MCQs कराए हैं और सब हमारे कॉन्सेप्ट क्लास पे ही बेस्ड था. इसलिए हमने बताया कि आप MCQs बाद में करो, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास कर लो, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास कवर कर ली ना तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. और मेरी गारंटी है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे. चाहे आप CA फाउंडेशन की बात करो, CMA फाउंडेशन, MCOM एंट्रेंस बात करो, SSC, CGL, JSO, UGC नेट, हर एक एग्जाम में आप देखोगे ना कि क्वेश्चन कोरिलेशन से जो आते हैं वो यहीं से आएंगे. हमने थ्योरी बेस्ड MCQs भी करा दिया और न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs भी हमारा
एंड न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ भी हम करा ही रहे हैं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। अभी और बहुत सारी क्लासेस हम अपलोड करेंगे रिलेटेड टू एमसीक्यूज़ ऑफ कोरिलेशन, एंड ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। बट इनको कवर करने के पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास कर लो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां हम क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप टेलीग्राम पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सको एंड व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सको, जहाँ आप हमें ये बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो हम कौन सा टॉपिक चैनल पे अपलोड करें। कोई टॉपिक जिसका नोट्स आपको रिक्वायरमेंट हो, या किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप चाहते हो कि हम डिस्कस करें अपने चैनल पे, तो उनके लिए भी आप ज़रूर से बताना, सो दैट हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी क्लास अपलोड कर पाएँ। अब अगर आपको हमारी आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है, पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ कमेंट भी करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।